कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए, ये जो हमारी एमएमए की सीरीज चल रही है मेरे बच्चों, आज मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। तो जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है बिल्कुल सिंपल है, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड टेंजेंट प्लेन्स। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, तो हम यहाँ पर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं। ठीक। इसका मतलब है कि दो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, और एक अनदर वेरिएबल्स है जेड, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फंक्शंस क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो आज हमें डिस्कस करना है कि एक्चुअली में पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट। अब यहाँ पर दो टाइप के डेरिवेटिव्स हैं, एक तो एक्स के रेस्पेक्ट में और एक वाई के रेस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव अगर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है या टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअली में यहां पर भी दो टाइप की टेंजेंट बन सकती हैं। ठीक। तो आगे जब हम एक्सटेंड करेंगे अपने टॉपिक को, तो वो जो दो टेंजेंट बनेगी उनसे एक प्लेन हम डेवलप करेंगे, जो कि टेंजेंट प्लेन होगा। ठीक। तो 15.4 मेरा टॉपिक नंबर है, और टॉपिक का मेरा नाम है पार्शियल डेरिवेटिव एंड टेंजेंट प्लेन्स। अब होता क्या है बेटा, देखिए, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जेड, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जेड विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, सपोज एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो मान लीजिए सपोज आपको फाइंड करना है डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स एट सम पॉइंट एक्स जीरो कोमा वाई जीरो। बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हो गया कि वाई जीरो पॉइंट मेरा फिक्स हो गया। तो जब मैं आपका एक फंक्शन में के अंदर वाई जीरो पॉइंट को फिक्स कर दूंगा, तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा? लेट वाई इज इक्वल टू वाई जीरो बी फिक्स्ड। ठीक। देन मेरा जो फंक्शन बनेगा जेड, वो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जीरो। तो ये जो फंक्शन बन रहा है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन बन रहा है, इसमें वाई वेरी नहीं करेगा, इसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन वेरी करेगी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब अगर आपसे मैं कहूं कि डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स फाइंड करिए, या डेल्टा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जीरो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स आप फाइंड करिए एट सम पॉइंट एक्स जीरो, तो आप बोलेंगे कि सुधीर सर, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप एट द पॉइंट एक्स जीरो, जबकि वाई जीरो आपका ऑलरेडी फिक्स है। तो यहां पर क्योंकि दो वेरिएबल है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को फिक्स करता हूं एट द पॉइंट ऑफ वाई जीरो। तो अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। यहां पे सबसे पहले मैंने अगर वाई जीरो को मैं फिक्स कर दूं, वाई एक्सिस को मैं फिक्स कर दूं वाई जीरो पे, तो जो मेरा फंक्शन मूव करेगा वो सिर्फ वाई जीरो के कोरस्पॉन्डिंग मूव करेगा, और जो मेरा कर्व बनेगा वो बनेगा के वाई। अब आप देख लीजिए एक बार, के वाई इज वॉट? के वाई मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें वाई की वैल्यू फिक्स है। तो के वाई बेसिकली जो ये बन रहा है के वाई, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो के वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जीरो। सिमिलरली अगर आप एक्स को फिक्स कर देंगे एट एक्स जीरो, तो जो कर्व बनेगा मेरा वो कुछ ये बनेगा, जो कि मैंने के एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो चीज फिक्स हो जाती है, फंक्शन दूसरे के रेस्पेक्ट में आता है, लेकिन डिनोट उसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो बेसिकली आप अगर अब एक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने क्या कर दिया, वाई को फिक्स कर दिया वाई जीरो पे, और एक नया कर्व बनाया जिसको मैं के वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको मैं के वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब अगर इसका आप किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आपको पता है ना कि आप इसके ऊपर एक टेंजेंट रिप्रेजेंट करेंगे एट पॉइंट पी। तो वो जो मेरी टेंजेंट रिप्रेजेंट हो रही है, दिस इज नथिंग बट एल वाई। तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन
with respect to x at the point x0 y0 is nothing but the slope of the tangent line ly. सिमिलरली अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं अपने f फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू y, तो स्लोप बनेगा जो कि टेंजेंट होगी lx का, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जिस मूवमेंट की तरफ आपका फंक्शन जाता है उसी तरफ आपकी टेंजेंट बनती है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का कुछ कुछ मीनिंग मेरे बच्चों मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसी पॉइंट पर, तो पार्शियल डेरिवेटिव या तो x के रेस्पेक्ट में होगा या तो y के रेस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो मान लीजिए आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले आप दूसरे वेरिएबल को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए मैंने y0 को फिक्स कर दिया, तो अब जो फंक्शन बना दिस इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, और इसका आप सिंपली डेरिवेटिव कर दीजिए एट द पॉइंट ऑफ x0। तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट x0 कोमा y0, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये उस फंक्शन पे डाली हुई टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर आप डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ x0 y विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा y एट x0 कोमा y0 पॉइंट पे मैंने ये लिया है, और ये भी मेरे बच्चों एट मैंने x0 कोमा y0 पॉइंट पर लिया है। तो ये बात हम पिछली क्लास से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। आज उस स्लोप ऑफ द टेंजेंट का एक छोटा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझाया। तो कभी y0 को फिक्स करेंगे, कभी हम x0 को फिक्स करेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अगला मेरा टॉपिक आता है टेंजेंट प्लेन्स। तो प्लेन्स के बारे में हम जो यूनिट 1 थी हमारी, चैप्टर जो 12 था, उसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की थी। जैसा कि आप ऊपर वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब हम किसी कर्व की बात करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोमा y, तो यहां पे दो टेंजेंट आपकी बनी थी, एक lx और एक ly। समझ गए? जो ly बनी थी वो कोरस्पॉन्डिंग टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x बनी थी, जो lx बनी थी वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y बनी थी। तो आपके पास कर्व को लेके किसी पॉइंट को टच करते हुए, जो P पॉइंट हमने यहां पे रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट P को टच करते हुए दो यूनिक टेंजेंट्स हमने बनाई थी, ठीक। अब वो ये कहता है कि ये दोनों जो यूनिक टेंजेंट्स हैं ये किसी प्लेन को जनरेट करेंगी एट पॉइंट P ऑन द सरफेस कंटेनिंग दीज टू टेंजेंट लाइंस। तो उन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन आपको डेवलप करना है। समझ गए? तो अब ये जो P पॉइंट है मेरे बच्चों, वैसे तो ये P पॉइंट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। आपका P पॉइंट कौन सा है? P जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है आपका x0 y0 और z0। z0 किसके बराबर है? f ऑफ x0 कोमा y0। तो अब मुझे क्या करना है, एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो कंटेन्ड करता हो एक पॉइंट को x0 y0 z0, एंड जो लाइंस हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव से मैंने टेंजेंट लाइंस बनाई हैं, वो इन दोनों लाइंस को अपने अंदर कंटेन्ड करता हो। तो जो प्रीवियस क्लासेस है जहां पर हमने प्लेन की इक्वेशन बनाई थी, उनके अकॉर्डिंग अगर आपको एक प्लेन डेवलप करना हो, ठीक, जो पॉइंट से पास आउट होता हो x0 y0 z0, और जो दो लाइंस को कंटेन्ड करता हो lx और ly, उसकी जो इक्वेशन बनेगी, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज z माइनस z0 is equal to partial derivative of the function with respect to x at the point x0 y0 into x minus x0 plus partial derivative of z function with respect to y at the point x0 y0 y minus y0। ये बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब इतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन का लेवल है। तो जो इक्वेशन बन के आती है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की,
वो ये बन के आती है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? x0, y0, z0। z0 क्या है? z0 इज नथिंग बट द रेंज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x0 कोमा y0। तो ये प्लेन की इक्वेशन बन के आती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास दो टेंजेंट मिलेंगी, एक lx और एक ly। किस कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी? p कॉमन पॉइंट पे मिलेगी। तो जो p पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x0, y0 कोमा z0 होगा। आपको एक प्लेन डेवलप करना है जो इस पॉइंट और इस लाइन के सरफेस को डेवलप करता हो। उस प्लेन की जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपल आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने थ्योरी बताई आपको, थोड़ी सी ज्यादा इसकी नीड भी नहीं है, बस आपको डायरेक्ट जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है वो क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो विजुअलाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आपको चीजें समझाई जा रही हैं, जैसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कुछ भी इफ एंड बट नहीं आती, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट हैमंड के टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैमंड से क्वेश्चन आते हैं, बट हैमंड के टाइप के आते हैं। अगर आपके हैमंड की आपने बैक एक्सरसाइज सोल्व कर ली, एग्जाम्पल सोल्व कर लिए, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं होती इस सिस्टम के अंदर। अब मेरे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेने के मूड में हूं। ठीक, तो मैंने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको बताई कैसे वर्क करती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजें यहीं पे कवर हो जाए। क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 115 टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन के ग्राफ के ऊपर एक आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनानी है। तो बेसिकली आपको क्या दिया है? x0 की वैल्यू 1 के बराबर है, y0 की वैल्यू 1 के बराबर है, और z0 की वैल्यू आपके बराबर है 5 के। आप चाहे तो फंक्शन में वैल्यू डाल के पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? लेट z इज इक्वल टू किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। सबसे पहले डेल्टा z बाय डेल्टा x निकालिए, किसके बराबर है? 2x प्लस 2y। अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए एट ए गिवन पॉइंट। तो आपको क्या चाहिए? डेल्टा z बाई डेल्टा x आपको चाहिए एट द पॉइंट x0 y0 विच इज 1 1। तो वैल्यू क्या आएगी? 4। सिंपल है बिल्कुल। ठीक, सिमिलरली डेल्टा z बाई डेल्टा y अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो क्या बनेगा? 2x प्लस 4y। सोल्व करेंगे। डेल्टा z बाई डेल्टा y आपको किस पॉइंट पे चाहिए? 1 1 पे चाहिए, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 6, है ना? नाउ दिस इंप्लाइज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज, ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्या बनेगी मेरे बच्चों? बनेगी z माइनस z0 विच इज इक्वल टू डेल्टा z बाई डेल्टा x एट द पॉइंट x0 y0 x माइनस x0, ओके, प्लस डेल्टा z y डेल्टा y एट पॉइंट x0 y0 एट y माइनस y0। ये क्वेश्चन बनेगी, जरा पुट करिए वैल्यू। क्या मिलेगा आपको? z माइनस 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 6 टाइम्स y माइनस 1। सोल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y माइनस के 5। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। बिल्कुल सिंपल है। इस टॉपिक से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या होती है ये पता होना
चाहिए, वो मैंने आपको समझा दिया सिंपली। ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूं बच्चों का, क्योंकि मुझे भी पता है कि टाइम आपके पास थोड़ा कम रहता है, तो कम ही करना चाहिए। जब कभी आप एमए की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें टाइम होता है हमारे पास बहुत, पूरा 1 साल 1.5 साल वाला बैच, 2 साल वाले बैचेस होते हैं, तो वो तो बहुत बेस्ट होते हैं, उनमें फिर बहुत डीप हम लोग चीजें डिस्कशन करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है। चलिए खैर, अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, तो इसके मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कह रहा है इन फिगर 15.17 वी हैव ड्रा सम लेवल कर्व्स फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ या जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टुगेदर विद द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो एक फंक्शन है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन नहीं दिया है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेवल कर्व्स आपको दिए गए हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि लेवल कर्व बेसिकली सेट होते हैं विच इज द कलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच विल गिव अस द फिक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि जेड। तो जेड की अलग अलग वैल्यूज पर लेवल कर्व दिए गए हैं, जैसे जेड इज इक्वल टू 1 पे दिया है, जेड इज इक्वल टू 2 पे दिया है, जेड इज इक्वल टू 3 4 5 पे दिए हैं, और एक लाइन ड्रॉ करी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सबसे पहले कह रहा है व्हाट आर द साइन ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो 2 पॉइंट दिए हैं, एक पी पॉइंट दिया है और एक क्यू पॉइंट दिया है। वो कह रहा है इन पॉइंट्स पे अगर आप फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसका साइन बताइए। ठीक, देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो चलिए आप यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, या डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो यहां पे वो रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, साइन का मतलब है आप सिर्फ इतना बताइए कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करूं टुगेदर विद वाई एज ए कांस्टेंट, तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी या फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली बात है। अगर मान लीजिए आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वाई को कांस्टेंट करते हुए, सपोज, और आपने एक्स को इंक्रीज किया, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो डेरिवेटिव का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर वैल्यू डिक्रीज हुई तो साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये रूल एकदम सिंपल है। तो थोड़ा सा समझाता हूं। चलिए, वो कह रहा है कि पी पॉइंट पे बताइए। तो पी पॉइंट पे आप, ठीक है, आप फिक्स हो गए, और मान लीजिए आप फाइंड करना चाहते हैं साइन, किसका फाइंड करना चाहते हैं? एफ ऑफ एक्स डैश, एक्स के रेस्पेक्ट में आप चेंज मेजर करना चाहते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एट पी पॉइंट। ठीक है, तो आप पी पॉइंट पे स्टिक हो जाइए, हो गया। और पी पॉइंट पे वाई आप फिक्स कर दीजिए। तो पी पॉइंट पे जब आप वाई फिक्स करोगे, तो मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने y0 यहां पे फिक्स कर दिया। ठीक, अब पी पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेवल कर्व से डिसाइड होगी। पी पॉइंट पर अगर आप y की वैल्यू फिक्स करते हो, दैट इज y0, तो लेवल कर्व की जो वैल्यू है वो है z इज इक्वल टू 2। इसका मतलब पी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर है, जहां पे आपने y को फिक्स कर दिया y0। अब अगर आपको x को इंक्रीज करना होगा, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल वैल्यू को बढ़ाओगे। ठीक, अब आप जब एक्स एक्सिस के पैरेलल वैल्यू को बढ़ाओगे, तो आप थोड़ा सा देखें, पी के अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो आपका जो नेक्स्ट जो लेवल कर्व मिलता है, नेक्स्ट जो लेवल कर्व मिलता है, उसकी जो वैल्यू अगर आप लेके आए, उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है जेड इज इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर आपने y को फिक्स कर दिया एट y0 पी पॉइंट पर, और आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो पहले z की वैल्यू थी 2, अब वो z की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। इसका मतलब x को इंक्रीज करने पर आपके फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एट द पॉइंट ऑफ p। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज पॉजिटिव। ठीक, अब बारी आती है y पे हम क्या करेंगे? अब हम x को फिक्स कर देंगे। तो p पॉइंट पे आप x को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए आपने x को फिक्स कर दिया। अब आप यहां पर y की वैल्यू को इंक्रीज करिए। तो y की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसको कहीं कट करेगा। अब आप देखिए, जब p पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो z इज इक्वल टू 2 के बराबर थी, लेकिन जैसे ही आपने p से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, y की वैल्यू इंक्रीज करी,
तो जो नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है वो कट कर रहा है, ये वाला इंडिफरेंस कर्व कट कर रहा है, और इस पे लेवल कर्व की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो लेवल कर्व की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर P पॉइंट पे आप z को फिक्स करते हो, सॉरी x को फिक्स करते हो और y को इंक्रीज करते हो, तो वो किस लेवल कर्व को कट करेगा, लोअर लेवल कर्व को कट करेगा, जहां पे z की वैल्यू 1 है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो P पॉइंट पे मुझे क्या मिला, अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं विद रेस्पेक्ट टू y, तो वैल्यू मुझे मिलेगी कैसी, नेगेटिव वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नाउ सिमिलरली एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q मुझे कैसे मिलेगा, देखिए। अब आप Q पॉइंट पे आइए, ठीक। Q पॉइंट पे आपने y को फिक्स कर दिया, क्योंकि आप डेरिवेटिव चेक करना चाहते हो x के रिस्पेक्ट में। तो Q पॉइंट पे जो z की वैल्यू है वो है 4। अगर आप y को फिक्स करते हो Q पॉइंट पे, मान लीजिए अगर आप y को फिक्स करते हो सपोज, तो जो z की वैल्यू है वो है 4। अब आप यहां पे अगर x को इंक्रीज करोगे, तो x को इंक्रीज करोगे तो एक लाइन आप ड्रॉ करोगे x एक्सिस के पैरेलल, वो किसको कट कर रही है, और जो नियरेस्ट जो कर्व है वो कौन सा है, वो है z इज इक्वल टू 3। Q जो है वो है z इज इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन जैसे ही आप Q पे y को फिक्स करते हो और x एक्सिस के पैरेलल राइट की तरफ चलते हो, तो वो टच करने लग जाता है z इज इक्वल टू 3। इसका मतलब Q एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आप y को फिक्स करते हो, x की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। मींस मींस Q पॉइंट पर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप Q पे x को फिक्स करते हो और y को इंक्रीज करते हो, तो अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जो Q पे पहले z की वैल्यू 4 थी, जब अपवर्ड करोगे तो जो नियरेस्ट जो लेवल कर्व होगा वो z इज इक्वल टू 5 पे होगा, तो वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब यहां पे जो एफ वाई है, दिस इज इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन मेरे बच्चों पहला यही था कि व्हाट आर द साइन ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश एट पी एंड क्यू पॉइंट्स। तो पी पर अलग तरीके से डेरिवेटिव बिहेव कर रहे हैं, क्यू पर अलग तरीके से डेरिवेटिव बिहेव कर रहे हैं, और आपको ये देखना है, रिक्वेस्ट है मेरी बार बार, कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। जब आपने पी पे पार्शियल डेरिवेटिव किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई को फिक्स कर दिया, एक्स में वेरिएशन किया। जब आपने पी पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स को फिक्स कर दिया, वाई को वेरी किया, और फिर फंक्शन की वैल्यू देखी। जिससे आपको पता चल सकता है कि जैसे जैसे एक्स और वाई में हम चेंज कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फंक्शन की वैल्यू आपको कैसे मिल रही है, लेवल कर्व के थ्रू आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब बी पार्ट पे आते हैं मेरे बच्चों। बी पार्ट क्या है, कह रहा है फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस है बी पार्ट में। नंबर वन, पहली इक्वेशन है एफ ऑफ वन वाई इज इक्वल टू टू। एफ ऑफ वन वाई इज इक्वल टू टू। सेकेंड इक्वेशन है मेरी एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू टू। एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू टू। वो कह रहा है इनके सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। देखिए एफ ऑफ वन वाई इज इक्वल टू टू का मतलब है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 पर फिक्स कर दूं, तो क्या y ऐसा पॉसिबल है जिसपे फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर आ जाए। समझ गए। तो जितने भी y ऐसे होंगे जिन पे f ऑफ 1 कोमा वाई 2 के बराबर हो जाएगा, वो सारे के सारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 फिक्स कर दूं, चलिए मैंने x की वैल्यू को 1 फिक्स कर दिया, तो अब x तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ y चेंज होगा। y चेंज होगा, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन आना चाहिए वो y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन बननी चाहिए। तो y वेरी करेगा ऐसे, x तो फिक्स कर दिया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं एक इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस बनाता हूं एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो क्या वो z इज इक्वल टू 2 वाले इंडिफरेंस कर्व को कट कर रही है? नहीं। z इज इक्वल टू 2 वाला इंडिफरेंस कर्व कौन सा है? वो ये है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है
तो y कभी भी आप ऐसा चूज नहीं कर सकते जिसपे फंक्शन की वैल्यू z इज इक्वल टू 2 के बराबर मिल जाए, क्योंकि z इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू मिल रही है वो ये इंडिफरेंस कर्व है या ये लेवल कर्व है, समझ रहे हो, ये लेवल कर्व है। तो इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन है। क्या मिला यहां पे? इसका मिला आपको नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कभी भी अगर आप x की वैल्यू को 1 फिक्स कर देंगे तो कभी भी जो लेवल कर्व है वो 2 तक आएगा ही नहीं, क्योंकि जो लेवल कर्व आपको दे रखे हैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कह रहा हूं बच्चों। सिंपल है बिल्कुल। अब कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स कोमा 2 इज इक्वल टू 2। अब उसने क्या किया, y की वैल्यू 2 फिक्स कर दी। तो चलिए जी, y की वैल्यू मैं थोड़ा सा इसको एक बार क्लीन कर देता हूं। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा एक बार क्लीन कर देता हूं। अब वो कह रहा है कि y की वैल्यू हमने 2 फिक्स कर दी। ठीक, तो y की वैल्यू 2 फिक्स कर दी, x वेरी करता हुआ चलेगा। x वेरी करता हुआ चलेगा तो एक लाइन कुछ आपको मेरे बच्चों ऐसे पैरेलली ड्रॉ करनी है, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स है। चलिए, अब वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स कोमा 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर वो y की वैल्यू 2 पर फिक्स कर दे, ठीक है, तो क्या x की ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसपे लेवल कर्व की वैल्यू 2 मिल जाए? आंसर है यस। क्यों? लेवल कर्व 2 जो है आपका वो ये है, लेवल कर्व 2 जो है आपका वो ये है। और आप अगर गौर से देखें तो यहां लेवल कर्व इस लाइन को कट कर रहा है और यहां लेवल कर्व इस लाइन को कट कर रहा है। ठीक, तो ये x की क्या वैल्यू है? ये अप्रोक्सीमेटली 2 है और ये अप्रोक्सीमेटली 6 है। तो मेरे बच्चों, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशन है। क्या है? x इज अप्रोक्सीमेटली 2 एंड x इज अप्रोक्सीमेटली 6। और आप समझ गए होंगे मैं सॉल्यूशन निकाल कैसे रहा हूं। तो जो चीज फिक्स है आप उसको फिक्स कर दीजिए, दूसरे वेरिएबल के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि वो वेरिएबल तो फिक्स हो गया। अब वो पैरेलल जहां पर भी लेवल कर्व को कट करेगा फंक्शन की वैल्यू उतनी मिलेगी आपको। तो जिस जिस पॉइंट पे मिलेगा एग्जैक्टली आप ग्राफिकली नहीं बता सकते तो हम अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन थी पहले वाली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो दूसरे वाली इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशन है, x इज नियर बाई 2 एंड x इज नियर बाई 6। बिल्कुल सिंपल है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन अमंग दोज एक्स वाई दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया। वो कह रहा है कि z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो गिवन इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब मेरे बच्चों जो गिवन इक्वेशन है आप अगर गौर से देखें तो ये गिवन इक्वेशन कुछ ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो z इज इक्वल टू 1 पे ये यहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है। z इज इक्वल टू 2 पे ये यहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है। z इज इक्वल टू 3 पे वो यहां पे टच कर रही है। आप अगर इकोनॉमिक्स आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, हायर लेवल कर्व है, उस पे ये इक्वेशन कहां पे टच कर रही है? जब z की वैल्यू किसके बराबर है? जब z की वैल्यू है 3 के बराबर। समझ गए? अगर आप z की वैल्यू 4 कंसीडर करते हैं तो ये लाइन टच ही नहीं कर रही। तो जहां पर लाइन टच करती है, आप ऐसे समझिए ना, ये जो लेवल कर्व है ये आपके हो गए इंडिफरेंस कर्व और ये जो लाइन है ये हो गई बजट लाइन। तो मैक्सिमम ऑप्टिमम कहां मिलेगा? जहां पर आपकी बजट लाइन लेवल कर्व को टच करेगी। तो टच किस पॉइंट पे कर रही है वो ये नहीं पूछ रहा है, टच वो किस वैल्यू पे कर रही है जेड की वो पूछ रहा है। तो आंसर क्या है मेरे बच्चों? जेड इज इक्वल टू 3। तो सी जो ऑप्शन है वो क्या है? जेड इज इक्वल टू 3 पर लेवल पर वो उसको कट करेगी। तो क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अमंग दीज एक्स वाई दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो जेड की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, बट ये जो लाइन जो मैक्सिममली जेड को टच करेगी वो जेड इज इक्वल टू 3 के बराबर है। सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क मेरे बच्चों इन चीजों में नहीं है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हुए चलना है। ठीक, चलिए आगे चलता हूं बच्चों।
नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। क्या कह रहा है कि सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इज ए फंक्शन अबाउट विच ऑल वी नो दैट एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ ऑफ वन डैश एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू फॉर ऑल एक्स वाई, ओके। एफ ऑफ टू डैश एक्स वाई is less than equal to 1 for all x, y. We can be said about the relative sizes of f of 0, 0, f of 1, 0, f of 2, 0, f of 0, 1, f of 1, 1. Write down the inequalities that have to hold between these numbers. सिंपल है, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। वो कह रहा है कि एक फंक्शन है मेरे पास जिसकी 0, 0 पर वैल्यू आपको दे रखी है 0। अगर आप उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी वैल्यू कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। y के रेस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी वैल्यू कंफर्म लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो इन दोनों तीनों चीजों का इस्तेमाल करके आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसको वो रिलेटिव साइजेस बोल रहा है, बताना है एफ ऑफ 1, 0, एफ ऑफ 2, 0, एफ ऑफ 0, 1, एफ ऑफ 1, 1। सिंपल है बिल्कुल। देखिए एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन नंबर स्टार इसको मान ले, इसको हम मान ले डबल स्टार, ये दो कंडीशंस आपको दे रखी हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर स्टार पे गौर करें, वो क्या कह रहा है कि अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ वन डैश, तो वो कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब y को आप किसी भी लेवल पर कांस्टेंट कर दीजिए, अगर आप x को इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कम से कम 2 यूनिट का होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, तो कम से कम 2 होगा। रेट ऑफ चेंज को मैंने नेगलेक्ट करने के लिए कह दिया कि अगर मैं x की एक यूनिट को इंक्रीज करूं तो फंक्शन की अंदर कम से कम 2 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। बी केयरफुल, आप समझिए। तो बाय इक्वेशन नंबर स्टार, बाय इक्वेशन नंबर स्टार वी कैन से दैट एफ ऑफ 1, 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ गए? क्योंकि डेरिवेटिव का ये मतलब होता है चेंज कर दिया। रेट ऑफ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक्स की सिर्फ एक यूनिट का चेंज किया। अगर आप रेट ऑफ चेंज भी लेना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 में कर सकता हूं। तो y को मैंने 0 पे फिक्स कर दिया और मैंने कह दिया कि अगर मैं x की एक यूनिट में चेंज करूंगा तो फंक्शन के अंदर जो चेंज आएगा वो कम से कम 2 यूनिट्स का आएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सिंपल है बिल्कुल, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। अब अगर इसको आप सोल्व करें तो कैसे करेंगे? एफ ऑफ 1, 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0, 0 के बराबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां से आपको एक कंडीशन मिलेगी कि एफ ऑफ 1, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, एक काम आपका फिनिश हो गया जो आपको चाहिए था। अब यहीं पे आप अगर देखें, नाउ क्या मैं ये कह दूं कि एफ ऑफ 2, 0 माइनस एफ ऑफ 1, 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2? यस, इस पे भी मैंने सेम काम किया। y की वैल्यू को मैंने 0 पर फिक्स कर दिया और x की वैल्यू को मैंने 1 से 2 कर दिया, तो एक यूनिट का इंक्रीज कर दिया। तो टोटल फंक्शन के अंदर चेंज आएगा कितना? कम से कम 2 यूनिट। तो चेंज आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ गए ना? आप कहीं पे भी चेंज करिए, आपको बस x में एक यूनिट का चेंज करना है। इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। y आप जहां मर्जी फिक्स करिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने y को 0 पर फिक्स कर दिया और x को मैंने 1 से अब 2 कर दिया। तो जो चेंज आएगा वो कम से कम 2 यूनिट का आएगा। तो चेंज मतलब दिस वन, कम से कम 2 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा तो एफ ऑफ 2, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ 1, 0। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2, क्योंकि एफ ऑफ 1, 0 ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। नाउ दिस इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपको क्या मिला?
एफ ऑफ 2,0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर मेरे बच्चों 2। सिंपल था बिल्कुल, ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब अगर आप एक चीज को गौर से देखें, f2-xy लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर है। इसका मतलब पॉजिटिव तो है बट लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करूं तो वो कह रहा है कि x की वैल्यू को आप कुछ भी फिक्स कर दीजिए, अगर y की वैल्यू में आप 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो फंक्शन के अंदर जो चेंज आएगा वो मैक्सिमम 1 के बराबर आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इस बार लेस देन इक्वल टू 1 है। तो क्या मैं ये कह दूं कि एफ ऑफ 0, 1 माइनस एफ ऑफ 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1? आंसर है यस। मैंने क्या किया, x की वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया किसी लेवल पर, x की वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया किसी लेवल पर 0 पर, और y में मैंने 1 यूनिट का इंक्रीज कर दिया। तो आपको पता है अगर मैं 1 यूनिट का इंक्रीज करता हूं तो रेट ऑफ चेंज की जरूरत नहीं, बस आप चेंज मेजर कर सकते हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 ही आना है। वो कितना दिया है, लेस देन इक्वल टू 1। आप अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ 0,1 इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो सारी वैल्यू आपको मिल गई, बस एक वैल्यू आपकी बची, दैट इज एफ ऑफ 1, 1। कोई बात नहीं। नाउ सबसे पहले एफ ऑफ 1, 1 को आप देखें तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, या इक्वल कर लीजिए पहले, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1,0 प्लस 1 यूनिट इंक्रीज इन वाई। ठीक है बेटा, एक पेज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 1, 1 जो है वो बराबर होगा एफ ऑफ 1,0 के, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली, प्लस फंक्शन में मैंने 1 यूनिट इंक्रीज किया इन वाई। ठीक, अब आप एक बात बताइए, क्या मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं कि एफ ऑफ 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 1, 0 प्लस 1 के बराबर? ऐसा क्यों कह सकता हूं, देखिए एफ ऑफ 1, 1 आप कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, 0 प्लस 1 यूनिट इंक्रीज इन वाई। और आपको पता है अगर फंक्शन में आप वाई के अंदर 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू पहले थी वो तो थी ही, बट मैक्सिममली 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 1 था। तो मैक्सिमम सिंबल को मेंटेन करने के लिए मैंने लेस देन इक्वल टू सिंबल को इंक्रीज कर लिया। बिल्कुल सिंपल है। नाउ अब एक बात बताइए, आपका एफ ऑफ 1,0, आपका एफ ऑफ 1,0 ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 के बराबर, सिंस एफ ऑफ 1,0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, एफ ऑफ 1,0 की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 2 के बराबर है, मतलब इससे कम नहीं होगा, इतने तक जा सकता है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। एंड सो बाई इक्वेशन 1 एंड 4 एफ ऑफ 1,1 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट, एफ ऑफ 1,1 इज लेस देन इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 5। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ 1, 1 जो मेरा बन रहा है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 1,0 प्लस 1 बन रहा है। तो एफ ऑफ 1,0 की जितनी भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है मैंने वही डाल दी। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1, 1 हमेशा लेस देन इक्वल टू ही रहेगा 2 प्लस 1 के, क्योंकि एफ ओ 1, 0 बड़ी वैल्यू तो कुछ भी ले सकता है, मिनिमम कितनी पॉसिबल वैल्यू लेगा, 2 पॉसिबल वैल्यू लेगा। तो एफ ओ 1, 1 हमेशा छोटा रहेगा 2 प्लस 1 से, यानी कि 3 से। तो ये कुछ कुछ मेरे रिलेशंस बन गए। नाउ वी कैन से दैट एफ ऑफ 1,0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0,0 एंड एफ ऑफ 2,0 is greater than f of 1,0. These are my some
इनइक्वालिटीज जो पूछी थी उसने कि क्या इनके बीच में रिलेशंस बन सकता है, वो रिलेशंस हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब हम थोड़ा आ जाएं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फाइंड द टेंजेंट प्लेन टू द फॉलोइंग सरफेस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। ये क्वेश्चन इस यूनिट से आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि उसका रीजन ये है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपका, कोई ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम ए पार्ट को कंसीडर करें, मेरा जेड किसके बराबर है? जेड मेरा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट क्या दिया है आपको? पॉइंट आपको दिया है 1, 2 और 5, ये पॉइंट दिया है आपको। तो सबसे पहले डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स हम निकालेंगे, 2x के बराबर आएगा। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इस पॉइंट पर, 1, 2 पॉइंट पर, तो वैल्यू किसके बराबर बनेगी? 2। डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई हम निकालेंगे, किसके बराबर आएगा? 2y। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई एट द पॉइंट 1, 2, क्योंकि रूल है, तो कितना आएगा? 4। ठीक है बेटा। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन इक्वेशन क्या है? जेड माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स एट सम पॉइंट 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई 1, 2 एट वाई माइनस के 2। और जेड जीरो मेरा किसके बराबर है? जेड जीरो मेरा किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो क्या इक्वेशन यहाँ पे मेरी बनेगी मेरे बच्चों? बनेगी जेड माइनस के 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 2। जैसे ही आप सोल्व करोगे, जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस के 5 आपका रिजल्ट होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा इसमें जो है टिपिकल टास्क नहीं होती है। अब बी पार्ट पे चलते हैं। सिंपल है मेरे बच्चों, बी पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब चीजें सेम है। तो क्या है बी पार्ट में? जेड किसके बराबर दिया है? वाई माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू वाई माइनस के 2x स्क्वायर एट पॉइंट, क्या पॉइंट दिया है मेरे बच्चों? पॉइंट दिया है 1, 3, 2, 1, 3, 2। सिंपल है। तो सबसे पहले तो मैं जेड को थोड़ा सा लिख लेता हूं, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर इंटू वाई प्लस के 2x⁴। नाउ जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के 3x² वाई, ओके, नाउ प्लस के 2x⁴। मैंने जेड को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स आप निकालेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के 6x प्लस के 8x³ सोल्व करोगे, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश करोगे एट पॉइंट 1, 3, इसके बराबर आ जाएगा -10। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। नाउ डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई अगर आप निकालोगे, तो 2y माइनस के 3x² बनेगा आपका। डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई अगर आप निकालोगे एट पॉइंट 1, 3, तो वैल्यू बनेगी 3। आप चेक करके देख सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? जेड माइनस के 2, क्योंकि जेड जीरो की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू माइनस के 10 एक्स माइनस 1 प्लस के 3 वाई माइनस के 3। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो जेड इज इक्वल टू माइनस के 10x प्लस 3y प्लस के 3 बन के आएगा। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंपल होता है मेरे बच्चों, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं होती है। आप बस चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए कि एक्चुअली उसने क्या दिया है, क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है। सिंपल, चलिए
आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? प्रूव दैट ऑल द टेंजेंट प्लेन्स टू द कर्व या फंक्शन z इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो कह रहा है कि एक कर्व आपको मैंने दे रखा है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसकी एक प्लेन बनाता हूं, टेंजेंट प्लेन बनाता हूं, तो वो टेंजेंट प्लेन कन्फर्म ओरिजिन से पास आउट होगा। ओरिजिन का मतलब है 0,0,0, इससे पास आउट होगा। तो सबसे पहले तो आप इस कर्व पे किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लेन बनाइए। ठीक, सो जेड किसके बराबर है? एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। लेट अस कंसीडर द पॉइंट पी एज x0, y0, z0 मैंने कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले तो z0 किसके बराबर होगा? x0 इंटू एफ ऑफ y0 डिवाइडेड बाय x0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, z0 फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ डेल्टा z बाई डेल्टा x आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। रूल आपको पता है, प्रोडक्ट रूल है। तो पहले का किया इंटू दूसरे वाले को सेम रखा, नाउ प्लस। अब दूसरे का करना है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे y बाई एक्स आएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू एक्स ऑलरेडी मैं पहले वाला मैंने छोड़ दिया। तो वो रूल होता है ना कि पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं। जब दूसरे का डेरिवेटिव पहला छोड़ दिया आपने पार्ट, एक्स को छोड़ दिया, दूसरा क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एफ डैश वाई बाई एक्स। लेकिन जो वाई बाई एक्स है, आप इसमें वाई बाई एक्स के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली। तो वाई एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू बन के आएगी। इसको आप कैसे लिख सकते हो? एफ ऑफ वाई बाई एक्स माइनस के वाई बाई एक्स इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। समझ गए? माइनस बार ले लिया, एक्स से एक्स कट गया, वाई आ गया। और यहीं पे मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स निकालिए एट पॉइंट x0, तो किसके बराबर बनेगा? एफ ऑफ y0 अपॉन x0 माइनस y0 बाई x0 एफ डैश y0 अपॉन x0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली नाउ डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले का डेरिवेटिव करेंगे, वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स है, पहला डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। नाउ प्लस, जब दूसरे को करेंगे तो पहले वाला मैंने फिक्स रखा, दूसरे का डेरिवेटिव क्या? एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि वाई बाई एक्स के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट है तो 1 अपॉन एक्स आएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगी कुल मिला के? एफ डैश वाई बाई एक्स। अब यहीं पे मेरे बच्चों, अगर आपसे कह दूं डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई बताना था आपको एट सम पॉइंट x0 y0, तो किसके बराबर बनेगा? एफ डैश y0 अपॉन x0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, चलिए नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज क्या होती है? z माइनस z0 इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स एट x0 y0 x माइनस x0 प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई x0 y0 इंटू वाई माइनस y0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नाउ दिस इंप्लाइज z माइनस z0 किसके बराबर है? z0 बाई इक्वेशन नंबर 1 बराबर है x0 इंटू एफ ऑफ y0 अपॉन x0 के, इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स बाय द इक्वेशन नंबर 2 किसके बराबर है? ये बराबर है एफ ऑफ
y0 अपॉन x0 माइनस y0 अपॉन x0 इंटू एफ डैश y0 बाई x0 ब्रैकेट क्लोज x माइनस x0। ठीक है, नाउ प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई किसके बराबर है? एफ डैश y0 अपॉन x0 इंटू y माइनस y0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मेरे बच्चों वो कह रहा है कि ये शो करिए कि ये जो इक्वेशन है वो पासिंग फ्रॉम द ओरिजन है। तो पासिंग फ्रॉम द ओरिजन का मतलब है कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो। मीन्स वॉट, कि अगर मैं x की वैल्यू जीरो डाल दूं इस इक्वेशन में और y की वैल्यू जीरो डाल दूं तो कंफर्म z की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो पुट x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 4। क्यों डाल रहा हूं जीरो? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि ओरिजन इस इक्वेशन पर लाई करता है। तो x की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, y की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, तो z की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं पुट x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो कर दूं तो वी गेट, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा z माइनस एक्स जीरो एफ ऑफ वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स जीरो एफ ऑफ वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस वाई जीरो एफ डैश वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस एफ डैश वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो इंटू वाई जीरो। ये एक टर्म मिलेगी। तो ठीक है, एक सेकंड, अगर कुछ गड़बड़, हाँ एक गड़बड़ हमने कर दी, ये माइनस सिंबल है और ये प्लस सिंबल है क्योंकि वो x हमने इसमें जीरो पुट किया है। ठीक है, तो क्या होगा मेरे बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसका मतलब आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे जो टेंजेंट प्लेन बनेगा उस टेंजेंट प्लेन को कंफर्म 0 0 0 से पास आउट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल था। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन या कोई बात रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।